जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 3 पर परिचर्चा करेंगे। 11वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आंखों देखा गद्दर। हिंदी शौंक पाठ 3 नाम है आंखों देखा गद्दर और आंखों देखा गद्दर के लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के द्वारा रचित आंखों देखा गद्दर शीर्षक निबंध पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम आंखों देखा गद्दर के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के बारे में जान ले। तो विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का जन्म 1880 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला के वरसईकर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट और यह पेशे से कर्मकांडी ब्राह्मण थे। खेतीबाड़ी भी कर लिया करते थे और इन्होंने अपने जीवन में एक ही रचना रची, वो भी संजोग था। नाम है माझा प्रवास। माझा प्रवास का मतलब होता है मेरा प्रवास। और मेरा प्रवास में इन्होंने क्या किया है कि अपने जीवन में एक यात्रा पर निकले थे। उस यात्रा के दरमियान जो इन्होंने घटना देखी उसी घटना के बारे में चित्रण करने का काम किया है। आंखों देखा गद्दर जो है 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बारे में लिखा गया है। तो 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में झांसी में विद्रोहियों का नेता या झांसी में जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह का जो विद्रोही नेता थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो आइए पहले जान लेते हैं लक्ष्मीबाई का परिचय। तो लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, झांसी के राजा गंगाधर राव से नेवलखर से उनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम पड़ गया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी या काशी में हुआ था। काशी को ही बनारस कहा जाता है। लक्ष्मीबाई मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी को बनारस भी कहते हैं, बनारस में हुआ था, काशी में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1858 ईस्वी में ग्वालियर में हो गई थी। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई और इनके बचपन का नाम था मनु। इनका पूरा नाम मणिकर्णिका था। बचपन में बड़ी चंचल स्वभाव के थे। इस चंचल स्वभाव के कारण लोग इन्हें छबीली के नाम से बुलाता था। इनका विवाह मतलब मनु का विवाह या मणिकर्णिका का विवाह 1842 में मतलब 14 वर्ष की अवस्था में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हो गई। विवाह के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन 4 महीना के अंदर में ही अल्प अवस्था में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अंत में गंगाधर राव आनंद राव नामक एक बच्चा को गोद लेते हैं और बच्चा को गोद लेकर उसका नाम रखते हैं दामोदर राव। अंग्रेजों ने गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर दिया था और यह का अभी जो हम लोग निबंध पढ़ने जा रहे हैं विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का, यह कहानी 1857 ईस्वी की है। कहानी की शुरुआत करते हैं, निबंध की शुरुआत करते हैं कि पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर जो एक मराठी ब्राह्मण थे, थोड़ा मोड़ा खेतीबाड़ी था, खेतीबाड़ी से जीवन यापन इनका नहीं चल पाता था। तो खेतीबाड़ी
के बाद जब इनको समय बचता तो यह पूजा पाठ कराकर कुछ आय, कुछ धन अर्जित करने का काम करते थे। पुरोहितगिरी करके अपना जीवन यापन चलाने का काम करते थे। परिवार गरीबी से त्रस्त था। अपने परिवार को गरीबी के बोझ से बाहर निकालने के लिए पंडित विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही रबी की फसल कटाई करते ही यात्रा पर निकल पड़े। इन्होंने सोचा कि हमारा परिवार बड़ा ही कर्ज से दबा हुआ है, तो क्यों ना उत्तर भारत में अलग अलग राजाओं के यहाँ जा करके थोड़ा सा उन्हें पूजा पाठ करा करके दक्षिणा लेकर के हम अपने कर्ज से मुक्त हो जाएं। उत्तर भारत की ओर गोडसे साहब जब निकले तो उन्होंने सुना कि सिपाही विद्रोह करने वाले हैं। विद्रोह का कारण तो बहुत लंबा था, लेकिन विद्रोह के मूल कारण में यह कहानी मिली कि अंग्रेजी सरकार ने पुरानी ब्राउन बैस राइफल के जगह एनफील्ड राइफल दे रही है, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले उसे दांत से छीलना होता है। और सैनिकों में अफवाह फैल गई है कि कारतूस पर जो कागज के समान कपड़ा लगा हुआ है वह गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ है। तो उत्तर भारत में निकले थे, लेकिन विद्रोह के डर से वह घूम गए और दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। मथुरा की ओर जाने लगे। मथुरा जा रहे थे तो इनको रास्ते में पता चला कि ग्वालियर की राजमाता एक बहुत बड़ा यज्ञ कराने वाली हैं। यज्ञ में दूर दूर से पुरोहित आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कि चलो राजमाता के यहाँ अगर पूजा में शामिल हो जाएंगे तो एक मोटा दक्षिणा मिलेगा। एक बैलगाड़ी लिए उस पर चढ़कर मथुरा की ओर चल पड़े। पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, धुलिया, सतपुरा होते हुए मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पर पहुंचे। जब मध्य प्रदेश के महू में पहुंचे तो इन्हें वहां खबर मिली कि विद्रोह का चिनगाड़ी मध्य प्रदेश के महू तक पहुंच गई। पुरोहित थे, पंडित थे। सिपाहियों ने कहा कि महाराज आप आगे नहीं जाएं, लौटकर अपने घर चले जाएं, क्योंकि विद्रोह भयंकर होने वाला है। सिपाहियों के बात को बरसईकर नहीं सुना और आगे बढ़ते चले। उज्जैन होते हुए ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर पहुंचे तो वहां जहां तहां सिपाहियों के विद्रोह को क्या किया, छिटफुट देखा। विद्रोह ज्यादा तेज हो गया तो वहां से निकलते हुए झांसी पहुंच गए और झांसी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में आ गए। रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में आए, उनका आश्रय पाया, उनका विश्वास पाया और लगभग अपने प्राण को बचाने के लिए कई महीना तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के महल में उनके ही आश्रयदाता बनकर रह गए। लक्ष्मीबाई के आश्रय में थे, तभी अचानक इन्होंने सुना कि अंग्रेज सिपाहियों ने झांसी पर भी आक्रमण कर दिया। झांसी के राजा मर चुके थे। लक्ष्मीबाई एक अल्पवयस्क बच्चा को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिए थे। अंग्रेज ने गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर दिया था और गोद लेने की परंपरा को समाप्त करके झांसी को अंग्रेज अपने कब्जा में करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई का जिद था कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, शरीर में रक्त का एक बूंद रहेगा, जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा, हम झांसी पर अंग्रेजों की दाल नहीं गलने देंगे। लक्ष्मीबाई अपने किला की रक्षा करने के लिए किला के चारों ओर
तंबू लगवाने लगी। दीवार जहां टूट फूट था, दीवार को मजबूत करने लगी, दीवार को मोटा करने लगी कि तोप चलेगी तो दीवार ही तोप के गोली को रोक सकता है। अचानक अंग्रेज झांसी में प्रवेश कर जाता है। झांसी का किला इतना अभेद था, इतना मजबूत था कि अंग्रेज सिपाही प्रथम 7 दिन किला को कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन 7 दिन तक जैसे तैसे झांसी के किला के अंदर घुसने का प्रयास किया। बहुत सारे भेदिया की नियुक्त किया, बहुत सारे लोगों को अपना विश्वास पात्र बनाकर भी घुसने का प्रयास किया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने लोगों पर इतना फैट और पहुंच जमा ली थी कि अंग्रेज का दाल नहीं गल पा रहा था। लेकिन 8वें दिन अंग्रेजी सेना झांसी में प्रलय मचा दिया। किला पर चढ़ने का तो तरीका नहीं था, लेकिन देखा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग माथा पर घास लेकर आ रहे हैं। अंग्रेज ने स्थानीय लोगों को कैदी बना लिया था और घास के बोझ से ही किला में घुसने का क्या बना लिया, सीढ़ी बना लिया। उस घास के सहारे बने सीढ़ी के माध्यम से कुछ अंग्रेज सिपाही अंदर आ गए। कुछ धूल की तरह बारूद गोलियां तोप चलाने लगे। गोलियां इतनी 8वां दिन बरसा कि शहर में चारों ओर चित्कार आवाज सुनाई देने लगा। अंग्रेजी फौज किला के अगल बगल में तबाही मचाने लगे। बाई साहब मतलब लक्ष्मीबाई बड़ी मेहनत करती थी, दिन रात किला के चारों ओर घूमती रहती थी। किला में अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति को देखती रहती थी। किला से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि किला को चारों ओर से अंग्रेजी फौज ने घेर लिया था। इस लड़ाई में जहां झांसी को क्षति हुआ, वहीं अंग्रेज सेना भी बहुत क्षतिग्रस्त हुए। लक्ष्मीबाई किसी तरह से अपनी कमजोर स्थिति का, दुर्बल स्थिति का सूचना अपने बचपन के मित्र सहयोगी तात्या टोपे को पहुंचाई। तात्या टोपे जिसके बचपन का नाम था आत्माराम रामचंद्र पांडुरंगा। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्थिति सूचना पाते ही अपने 15,000 सैनिकों के साथ कालपी से रवाना हो गए और अंग्रेजों का छक्का छुड़ाते हुए झांसी पहुंचे। तब तक वह लड़ाई का 10वां दिन था। अंग्रेज सेना 10 दिनों से झांसी में तबाही मचा रखा था। बाई साहब को, लक्ष्मीबाई को ये विश्वास हो गया था कि तात्या टोपे आएंगे तो हमारी स्थिति में, युद्ध की जो स्थिति उसमें क्या हो जाएगा, मोड़ बदल जाएगा। लेकिन कालपी से सेना झांसी पहुंची तब तक सेना क्या हो चुकी थी, थक चुकी थी। अंग्रेजी सेना के सामने तात्या टोपे की सेना भी कमजोर साबित हुआ। अब सेना कमजोर हो गई या तात्या टोपे की अकुशलता कहा जाए, बड़ा मुश्किल कहना बात है। लेकिन तात्या टोपे का सैनिक टूटने लगा, बिखरने लगा। सिपाही लोग अंग्रेजों के तोप के सामने भागने लगे। और युद्ध में नियम है, जिस सेना की विजय होती है उस सेना का पावर, बल कई गुना बढ़ता जाता है। अंग्रेजी सेना जीत रहे थे, उनके बल, उनके ताकत में 4 गुना गति से वृद्धि होता जा रहा था। झांसी के सिपाहियों को विश्वास हो गया कि अब हम सबका प्राण बचने वाला नहीं है, हम हार जाएंगे। लक्ष्मीबाई को भी यह विश्वास हो गया कि हम पर दया नहीं करेगा, हमारा किला अंग्रेजों के हाथ में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लड़ाई का 11वां दिन था। अचानक किला के दक्षिण पश्चिम सीमा पर, मोर्चा पर तोप शांत हो जाती है, तोप बंद हो जाती है। लेकिन शायद यह अंग्रेजों की चाल थी, शांत होकर पुनः वार करने की वह पॉलिसी बना रहा था। शायद तोप इसलिए वह चलाना बंद कर दिया कि झांसी के सैनिकों को, झांसी के सिपाहियों को यह पता चल जाए कि अंग्रेज कमजोर पड़ रहे हैं।
और जब अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे, यह जानकर लोग शांत हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे और पुनः दोबारा आक्रमण करेगा। कहा जाता है कि एक भेदिये ने आकर भी लक्ष्मीबाई को कहा कि बाई साहब, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने झांसी को जीतने के लिए करोड़ों रुपया का गोला बारूद खरीदा था, लेकिन गोला उसका 2-4 घंटा ही चलेगा। 2-4 घंटा हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे तो अंग्रेज यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, वापस लौट जाएगा, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं रहेगा। लक्ष्मीबाई अपने लोगों को बचाने के लिए अपने बिल्डिंग के तहखाने में भेज दिया। बिल्डिंग 5 मंजिला था, जो अगल बगल में ऊपर लोग छिपे हुए थे, सबको तहखाना में भेज दिया गया। कभी कहते हैं कि प्राण को बचाने के लिए हम भी तहखाने में चले गए। 64 लोग हम थे, लेकिन जैसे ही उनकी गोली प्रारंभ हो गई, तोप चलना प्रारंभ हो गया, महल में जितनी इधर उधर लोग थे सब उस तहखाने में बच गया। कहा जाता है उस तहखाना में भीड़ इतना ठसाठस हो गया कि गर्मी से पसीना छूट रहा था, सांस लेने के लिए भी जगह नहीं था। लेकिन कभी कहते हैं कि पहली बार हमें महसूस हुआ कि दुनिया में मृत्यु से बड़ा कोई किसी चीज का भय नहीं होता है। 11 दिन तक लगातार लड़ाई चला। 11 दिन के लड़ाई के बाद झांसी की स्थिति ज्यादा क्या हो गई, कमजोर हो गई। अधिकांश सैनिक मारे गए, तात्या टोपे के सैनिक भी हताहत हो गए। लक्ष्मीबाई के सामने अब कोई उपाय नहीं था, विचार शून्यता की स्थिति में आ गई थी कि अब किला की रक्षा कैसे की जाए। लक्ष्मीबाई ने अपने जनता को कहा कि आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि आप यहां रहेंगे तो आपके प्राण को क्षति हो सकती है। मेरा तो कोई नहीं, हम अकेला ही से लड़ेंगे। कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई की जब सारे सैनिक, अधिकांश सैनिक बिखर गए, टूट गए, बड़ी घुटन महसूस कर रही थी, अपने आप को इतना गिल्टी महसूस कर रही थी, अपने आप को कह रही थी कि संसार में सबसे महापातकी मैं ही हूं, कि अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए हम अपने हजारों लोगों को प्राण गंवा दिए। काश लड़ाई से पहले ही हम हार मान लेते तो कम से कम हम अकेला जेल में जाते, बाकी लोग का प्राण तो सुरक्षित रहता ना। इतना होते हुए बाई साहब ने हिम्मत नहीं हारी। और बाई साहब की एक विशेषता थी कि जो उनके यहां दया की याचना मांगने आता, लक्ष्मीबाई उनको दया कर देती। लक्ष्मीबाई के महल में अरब प्रदेश से आए लगभग 1500 मुसलमान उनके शरण में विश्वास पात्र बनकर रहते थे। लक्ष्मीबाई किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी, उसको दिशा दिख नहीं रहा था कि क्या करे क्या ना करे। चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई दे रही थी। उन्होंने उन 1500 मुसलमान जिसे उन्होंने आश्रय दिया था उसे बुलाया कि अब झांसी के प्रतिष्ठा का बात है, हम अपने शरणार्थी से सहायता लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आप हमें युद्ध में क्या करें, सहायता करें, सहयोग करें। उन 1500 मुसलमानों ने कहा कि आप, हमारे पास कुछ नहीं था, तो आपने अपना विश्वास पात्र बनाकर हमें रखा। जब तक हम 1500 जिंदा हैं, झांसी पर अंग्रेजों के दाल नहीं गलने देंगे। उन 1500 सैनिकों के बीच घेरा में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आ गई और अपने घोड़ा पर सवार होकर किला के मेन गेट को खोला। जैसे ही किला का गेट खुला, अंग्रेज सैनिक अंदर प्रवेश करने लगे, वह 1500 सिपाही और लक्ष्मीबाई, ये सारे लोग गाजल मूली की तरह अंग्रेजों को काटता हुआ आगे की ओर निकल पड़े। लक्ष्मीबाई, उनके सिपाही आगे आगे, अंग्रेज पीछे पीछे लगातार भागती रही विश्राम करते हुए, लेकिन घोड़ा भागते भागते थक चुका था। लक्ष्मीबाई के पास 2 घोड़ा था। पहला घोड़ा का नाम था राजरतन, जो लड़ाई में पहले ही मर चुके थे, और इनका जो दूसरा घोड़ा था
उसका नाम था पवन। पवन पर सवार होकर लक्ष्मीबाई आगे की ओर बढ़ रही थी। आगे की ओर बढ़ने के क्रम में लक्ष्मीबाई के चेहरा का ही एक और महिला थी जो जिनका नाम था झलकड़ी बाई, जो लक्ष्मीबाई के हमशक्ल थी। उन्हें अपना सेनापति बना दिया था ताकि अंग्रेज समझ नहीं सके कि रियल में लक्ष्मीबाई है कौन। लेकिन अंग्रेज उनका पीछा करना छोड़ा नहीं। ह्यूरोज एक अंग्रेज अधिकारी था जो ग्वालियर मुरार रोड पर चारों ओर से लक्ष्मीबाई को क्या कर लिया, घेर लिया। हालांकि तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी, लेकिन लक्ष्मीबाई का घोड़ा ग्वालियर मुरार रोड पर एक नाला था, नाला को पार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। थक चुका था घोड़ा, आगे नहीं बढ़ सका। पीछे से ह्यूरोज ने उन पर क्या कर दिया, वार कर दिया। रानी की लक्ष्मीबाई क्या हो गई, घायल हो गई और वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गई। कवि कहते यह सारा दृश्य कवि विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर ने अपने आंखों से देखा था कि वो किला में रहा था। और जब युद्ध शांत हो गया तो पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर झांसी से निकलकर अपने महाराष्ट्र के यजमान चिंतामणि विधायक वैद के यहां ठहरे थे। और चिंतामणि विधायक विनायक से सारी कहानी सुना रहे थे। तो चिंतामणि विनायक ने कहा कि आप जो भी देखे हैं इसको लिखिए। इनको लगा लिखेंगे तो दक्षिणा तो मिलेगा ही, इनके यहाँ रहेंगे तो कुछ तुम मजदूरी हमको देंगे। तो इन्होंने अपने प्रवास के दौरान झांसी में जो भी देखा, जो मैंने कहा आपको, वो सारा लिखा। और लिखने का उसका शीर्षक क्या दिया, माझा प्रवास, मतलब मेरा प्रवास, घर से निकले घूमे तक क्या क्या देखा। इसी माझा प्रवास को अमृतलाल नागर ने आंखों देखा गद्दर के नाम से क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। मतलब आंखों देखा गद्दर माझा प्रवास का ही रूपांतरण है और इसको आंखों देखा गद्दर के नाम से अमृतलाल नागर ने अनुवाद करने का काम किया है। धन्यवाद। आज के क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग कल 4 बजे एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसका नाम होगा कुमार गंधर्व, बेजोर गायिका लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व की रचना बेजोर गायिका लता मंगेशकर शीर्षक को लेकर कल आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।